चलिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि चैप्टर का मतलब यह जो लिखा हुआ शब्द है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दो चरों का मतलब होता है, आप पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे एक चर वाला। कितने चर वाला? एक चर वाला। तो एक चर वाला का मतलब होता है क्या, जिसमें वैसा समीकरण जिसमें कितने चरों का प्रयोग हुआ हो, एक चर का प्रयोग हुआ हो। समझ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो चरों वाला। कितना चर वाला? दो चर वाला। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब होता है कि इसमें जो है कितना चर के बारे में पढ़ना है, दो चर। कितना चर होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। यानी कोई भी चर, जैसे चर क्या होता है, तो ए से लेकर जेड तक जो होता है यही ना चर होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि दो चरों वाले, इसका मतलब हुआ कि वैसा समीकरण जिसमें कितना चर हो, दो चर हो। कितना चर हो? दो चर। दो चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई, ए बी सी डी। समझ रहा है कि ना, कुछ भी हो सकता है, जेड एक्स, मतलब कोई भी मतलब समीकरण जिसमें कितना चर हो, दो चर हो। कितना चर हो? दो चर हो। तो दो चर का मतलब तो हम समझ गए कि इसमें दो चर होगा। रैखिक समीकरण, हम लोग बहुपद चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक। यानी जिसका अधिकतम जो है, उसका जो है पावर अगर अधिकतम एक होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें जो है क्या हो, दो चर का प्रयोग हुआ हो, अधिकतम घात कितना हो, एक हो। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी वैसा समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग हुआ हो, अधिकतम घात एक हो, और वो भी क्या हो, जोड़ा में हो। किस में हो? जोड़ा में हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर हम डिफिनेशन में भी लिख दिया है, वैसा समीकरण युग्म जिसमें अधिकतम चरों की संख्या दो हो तथा उसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे ही हम लोग कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आया? तो इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, करेक्ट। तो देखिए यानी कि देखिए कोई भी समीकरण जो होता है, कोई भी समीकरण, वह जो होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर क्या, 0। ठीक है, पहला समीकरण हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, c तो कांस्टेंट है, ना, अचर पद है। तो यानी कि यहाँ x और y दो चर आया कि ना आया, तो यह तो एक समीकरण हुआ। समझ रहा कि नहीं? और दूसरा जो होगा वह होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा, 0। यह हुआ पहला समीकरण, यह हुआ दूसरा समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण हो गया। देखिए यहाँ इसमें जो है इसका अधिकतम घात कितना है, एक है। चरों की संख्या कितना है, दो। समीकरण कितना है, दो। युग्म है कि नहीं है? तो इसी रूप को कहा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसी रूप का ही जितना भी हम लोग समीकरण लिखेंगे, सारे के सारा यही रूप जो है क्या होगा, आएगा। समझ में आ रहा है कि ना? हाँ, a1 b1 c1 यह क्या है, पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, a1 b1 c1 यानी a2 a1, ठीक है, कोमा b1 कोमा c1 कोमा a2 कोमा b2 कोमा c2, यह सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर पद। क्या है? अचर।
अचर पद है। क्या है? अचर पद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब के सब क्या है? अचर पद है, यानी कोई ना कोई संख्या होगा। क्या होगा? संख्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 डॉट 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 क्या होगा? ठीक है, यानी समझ में आ गया कि ना? समझ में? अब देखिए कोई, अब यहाँ मानते हैं कोई संख्या रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और x y की जगह पर हो सकता है कुछ भी दे सकता है ना, PQ दे देगा, ST दे देगा, QZ दे देगा, RS दे देगा, उसकी मतलब कुछ भी दे सकता है ना। तो वही मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है कोई भी, अब जो है हम लोग जितना दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ेंगे सभी के सभी जो है क्या होगा? इसी रूप का होगा। समझ में आया कि ना? है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब देखिए, अब इसमें जो होता है, इसमें कुछ फैक्ट बातें जो होती है वह क्या होती है? तो देखिए A1 बटा A2 यहाँ जो होता है, यहाँ A1 बटा क्या होता है? A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होता है। ठीक है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। देखिए इसी की कल्पना करके, इसी को मतलब तुलना करके, समझ आए कि नहीं? रेशियो का तुलना करके, अनुपात की तुलना करके पता लगाया जाता है कि यहाँ से जो है x और y का मान इसमें जो है निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए खूब ध्यान समझिए, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, यह जो है मतलब यह समीकरण है। ठीक है, दो समीकरण दे देगा और A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के तुलना करके, यानी उसका बाटा अनुपात में लिख कर, और उसके बाद हम लोग उसकी तुलना करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है क्या है, इसका हल होगा कि नहीं होगा। यानी इसका जो है इसमें x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो हल जो इसका x जो यहाँ x y, अरे कोई भी चर मान जो होता है, चर वह अज्ञात राशि में होता है, अज्ञात राशि होता है, उसका हम लोग मान को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। उसके मान को हम लोग क्या करते हैं? कोई भी समीकरण होता है उसमें x y का मान जो होता है, उस x y के मान को हम लोग क्या करते हैं? निकाला जाता है। वह क्या होता है? वह अज्ञात राशि होता है। क्या होता है? अज्ञात राशि। उस अज्ञात राशि को हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो देखिए, तो वही बात है कि यहाँ पर हम लोग A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसमें x और y जो अज्ञात राशि जो है, यह तो संख्या रहेगा, यह तो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये तो क्या है? अचर पद है। ये सारे के सारे अचर पद है, लेकिन इसी की तुलना करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें x y का मान जो है मतलब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, उसका अस्तित्व है कि नहीं, निकाल सकते हैं लोग कि नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी तुलना करने पर जो है हमें मतलब तीन तरीके से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, कितने तरीके से? तीन तरीके से इसकी तुलना की जाती है। पहला जो होता है, एक बार तीनों का तीनों बराबर होता है, एक बार पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं होता है, एक बार पहला दूसरा बराबर होगा तो तीसरा बराबर नहीं होगा। समझ रहा है? और उसी की तुलना करके हम लोग बता सकते हैं कि x और y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिए कोई ऐसा समीकरण होता है जिसमें x और y का परफेक्टली मान जो है क्या होगा? निकलेगा। मतलब एक बार ऐसा पोजीशन आता है कि उसमें x दो समीकरण दिया रहेगा और उसका x और y का मान जो है निश्चित रूप से कितना, एक x का मान होगा और एक y का मान होगा, परफेक्ट रूप से। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे जो ग्राफीय विधि से जब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर जो यह ग्राफ होता है, ग्राफ, तो ग्राफ में यहाँ पर जो होता है यह y एक्सिस होता है ना, यह y एक्सिस, और यह क्या होता है? x एक्सिस होता है। ठीक है, तो देखिए इसी में जो है संख्या को जब मतलब इससे दो सारणी को हम लोग प्राप्त करते हैं और दोनों की रेखा खींची जाती है, एक ऐसा पोजीशन इसमें आता है, इसमें तीन पोजीशन आता है। कितना पोजीशन? इस समीकरण को हल करने पर आपके सामने तीन पोजीशन आएगा। ठीक है, देखिए एक बार ऐसा स्थिति आता है, एक बार यहाँ भी y होगा और यहाँ भी x, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। ठीक है, यहाँ पर एक और पोजीशन आएगा आपके सामने। ठीक है, देखिए y और यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। ठीक है, तीन पोजीशन आपके सामने आएगा। इसमें x और y को मान निकालने के लिए हमारे साथ कितना पोजीशन आएगा? तीन पोजीशन आएगा। देखिए ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं, पहला जो होता है, पहला वह जो होता है, एक ऐसा मतलब स्थिति आता है जिसमें एक संख्या ऐसे जाए, मतलब एक रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखा इसको क्या करेगी? आकर कहीं ना कहीं क्या कर देगी?
टच करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, टच करेगी। तो जैसे इसको मतलब टच करेगी तो ये बताइए कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद की कि नहीं। तो यह जो होता है यह क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हल निश्चित रूप से जो है क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय इसका हल होता है। यानी एक्स वाई का मान यहाँ परफेक्ट रूप से निकलता है। यानी बस इतना ही आप लोग पहले हम इसको समझाएंगे आगे, लेकिन पहले बस इतना समझिए कि मतलब किस स्थिति में कौन सा पोजीशन आता है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है यह जो स्थिति होता है, यहाँ अगर यह प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें एक्स वाई का मान परफेक्टली कितना होगा, एक होगा। मतलब एक, जैसे एगो एक्स का मान आएगा, एगो वाई का मान आएगा, उसके अलावा फिर अदर नहीं आएगा। दूसरा एक ऐसा स्थिति आता है कि एक संख्या को हम लोग ऐसे खींचेंगे और दूसरी संख्या भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ दोनों के दोनों रेखा जो है क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी, कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस पोजीशन में जो है जब एक दूसरे को नहीं काट सकती है तो क्या हम इसमें एक्स वाई की कल्पना कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकला। जब समांतर हो जाएगा, ये बताओ, जब यहाँ जा रही है आई कभी एक दूसरे को टचे नहीं करेगी तो यहाँ पर एक्स वाई का मान कहाँ निकालना संभव होगा, नहीं निकालना संभव। यहाँ पर संख्या दी रही होती है, एक्स एक्सिस पर संख्या होता है और वाई एक्सिस पर संख्या होता है। जहां काटती है वहां एक्स वाई का मान निश्चित होता है, जहां नहीं, अगर कटबे नहीं किया तो इसमें एक्स वाई का मान नहीं। तीसरा जो हमारे कंडीशन होता है वह होता है क्या, एक संख्या ऐसे जाएगी, एक संख्या ऐसे जाएगी और दूसरा भी संख्या इसी पर जो है क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती। इसी पर एक जो है चलना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो जब एक पे एक चलना स्टार्ट करेगी तो जहां हम रख देंगे वहीं पर एक्स वाई का मान हो जाएगा। जहां पर रख दिए वहीं पर एक्स वाई का मान जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यह जो होता है इसमें जो है एक्स और वाई का मान अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत होता है। तो आइए इसको हम लोग खूब बेहतर तरीके से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत जो है इसका मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय करा दिए। अब इसको हम लोग पूरा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाएं। देखिए हमने क्या बताया था आपको कि यदि अगर क्या होगा कि a1 बटा, यानी हम यहाँ पर अगर जो है एक पोजीशन ऐसा आएगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है, एक पोजीशन ऐसा आएगा कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर। यदि अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर इसको हम लोग, अरे संख्या रहेगा, मतलब कोई ना कोई क्या रहेगा, संख्या रहेगा। जैसे क्या हो सकता है कि 5x बटा 5x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ a1 के मान 5, a2 के मान 3, b1 के मान 6 और उसके बाद b2 के मान 5। क्या यह दोनों आपस में बराबर है, कट कर भी बराबर होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ दोनों साइड अगर आपस में क्या हो जाए, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर हो जाता तो हम लोग अगलका को देख दे, अगला बराबर हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर पहले टर्म जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह होगा कि, इसका मतलब समझ जाइए, यह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होगा कि यह कहीं ना कहीं, जब रेखा हम लोग 3 कंडीशन निकाले थे, तो यानी यहाँ पर ग्राफ जो होगा उसमें प्रतिच्छेदी का मतलब होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेद, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देगी। अगर स्पष्ट रूप से प्रतिच्छेद कर दी तो इसका जो है निश्चित रूप से एक जो है क्या होगा, हल होगा। और हल होगा उसमें x और y का मान जो है क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक जो है उसका हल निकलेगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ से अगर संख्या इधर से आए, ठीक है, और एक संख्या इधर से आए, कहाँ पर काटी, यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर काटी, तो ये बताइए यह होता है क्या, y एक्सिस का मान, और यह होता है x एक्सिस का मान। तो x एक्सिस पर जो है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर यह हुआ और y एक्सिस पर यह हुआ। तो x पर यदि अगर ऐसे चलते हैं तो x पर कितना मान होगा, 2, अगर और y पर 2, यानी इसका मान हुआ कितना, 2 को मान 2, यानी x का भी मान 2 और y का भी मान 2। समझ में आया कि ना, समझ आ रहा है, हो गया।
ठीक है ना। चलो तो देखिए यहाँ पर यानी x का कोई कंफ्यूज है क्या? तो यानी यहाँ पर x का मान क्या होगा 2 और y का भी मान 2। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर जो x y का मान होता है वह कभी भी हम लोग x कोमा क्या होता है y, x कोमा y तो मतलब क्या होगा कि हमेशा पहले जो होता है x एक्सिस वाला होता है, उसके बाद वाला, उसके बाद y। हमेशा हमेशा याद रखना कि x एक्सिस पहले होता है, y एक्सिस बाद, यानी x वाला का मान पहले, x कोटि का मान पहले होता है, y कोटि का मान बाद में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर जो है x का मान पहले अगर हम यहाँ लिख दे 5 -6, हम यहाँ आपसे पूछ दे कि बताइए x एक्सिस का मान कितना है 5, उसमें भुज का मान कितना है मान नहीं, तो भुज कोटि देखिए जो x एक्सिस वाला होता है उसका मान, उसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। समझ में आ रहा है कि ना। और जो y एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि x वाला को हम लोग कहते हैं भुज और y वाला को कोटि। ठीक है, तो उसमें x यानी कि भुज क्या है 5, समझ में आ रहा है कि ना, और कोटि क्या है -6। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो ये जो है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसको पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 7वां चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो यानी पहला जो होता है x और दूसरा हो गया y का मान। इसमें परफेक्टली मान निकला कि नहीं निकला? परफेक्ट x y का मान निकल गया, तो इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। क्या कहा जाएगा? प्रतिच्छेदी। समझ में आ रहा है कि ना? यानी कोइंसिडेंट का मतलब होता है प्रतिच्छेदी, संगत। तो संगत का मतलब क्या होता है? संगत देखिए, संगत कब कहेंगे हम संगत, कब कहेंगे असंगत। क्वेश्चन ये भी पूछता है संगत और असंगत, संगत और असंगत। तो संगत और असंगत देखिए, संगत का मतलब होता है संहतिया, संगत का मतलब संहतिया, और असंगत का मतलब होता है नासंगतिया। समझ आया कि ना? तो संगत का मतलब होता है संहतिया, असंगत का मतलब हम बोलते हैं कभी भी अगर अ जिसमें जुट जाए उसका मतलब होता है ना। समझ में आया कि ना? तो संगत मतलब संहतिया। तो ये बताइए संहतिया कब बनेगा, संहतिया कब होगा? तो संहतिया उसको बोला जाता है जब संगे संगे रहे, हमेशा हाथ जोड़ा के घूमे, तारा संगे खाए। समझ में आया कि ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं संहतिया। आप कोई मानते हैं हमेशा अलगे अलगे रहे, आप रहिए अलगे अलगे, तो उसको हम संहतिया बोलेंगे। समझ आया कि ना? जैसे क्या आप दोनों हमेशा एक के साथ बैठते हैं ना, सब जोड़िया ही रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे संहतिया, कि आप लोग संहतिया हैं। समझ आया कि ना? तो उसी को कहा जाता है संहतिया। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर जो है इसको हम लोग प्रतिच्छेदी तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ ही इसको एक और नाम देंगे, क्या? संगत है। क्या है? संगत है समझ में? इसमें जो बोलेंगे वह हम कहेंगे इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अगर संपाती हो जाए तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब हुआ कि इसका एक जो है निश्चित रूप से x y का मान निकलेगा। देखिए ये पहला टर्म क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, पहले टर्म ही अगर बराबर ना हो जाए, तो हम लोग इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी होगा। और क्या होगा? संगत होगा। प्रतिच्छेदी हो जाएगा जब काटान कर देगा तो संहतिया बन जाएगा, संहतिया बन जाएगा तो उसमें x y का मान निश्चित निकलेगा। ठीक है, दूसरा टर्म हमारे सामने होता है क्या? दूसरा पोजीशन। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा a1 बटा a2 b1 बटा b2, ठीक है, और c1 बटा c2। चलिए आप तीनों को बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तीनों को बराबर, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तीनों का तीनों अगर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे क्या? ई जो है क्या हो जाएगा? संरेखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरेखी। और संरेखी या एक और इसका नाम दिया जाता है संपाती। क्या नाम दिया जाता है? संपाती। और संपाती आप ये बताइए कि संरेखी, चलिए पहले समझिए, हम बोले हैं तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाए, तो तीनों का तीनों बराबर होगा तो रेखा एक पर चलेगा कि नहीं? अगर तीनों का तीनों बराबर हो गया तो रेखा खींचेंगे, और जब इसका भी मान वही है तो इसी पर चलेगा कि नहीं चलेगा? और जब इसी पर चलेगा तो ये संरेखी हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, यानी एक पर एक चढ़ के चलेगा। समझ आया कि ना? एक चलेगा उसके ऊपर दूसरा भी चलेगा, यानी कि इसमें जो होगा, इसमें सपोज दैट इसको मिटा दें, ठीक है, यानी इसका मतलब यह होगा कि संपाती का मतलब क्या होगा? कि संपाती का मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरा भी रेखा सेम टू सेम इसी पर क्या होगी? चलने लगेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या?
कि यह जो है क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती। अब समपाती का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जहां भी बिंदु रखेंगे वहीं पर एक्स वाई का मान, जहां बिंदु रखेंगे वहीं पर एक्स वाई। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या एक पे चल रही है कि ना, और जब एक पे चल रही है तो जहां भी रख देंगे वहीं पर उसका एक्स वाई का मान निकल जाएगा ना। तो यानी कि यह समहतिया हुआ कि नहीं हुआ, ना समहतिया हुआ। ये तो साफा मतलब ना हुआ, ये असली समहतिया। समझा, वो तो एगो मानते हैं कि वो तो कहीं ना कहीं एगो मिल भाग्य संजोग मिल गया, बिछड़ा हुआ, समझा कि ना, तो वहाँ वहीं पर हाय बाय हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये तो बेचारा साफ जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा ना है, तो साफ एकदम जो है जन्म जन्म का यह साथ जो है निभाते हुए चलेगा कि नहीं चलेगा, समझा। तो यानी यह जो है हमेशा एक साथ ही क्या होता है, चलता है। अब पहला कंडीशन क्या था कि कहीं ना कहीं घूमते फिरते कहीं क्या हो गया, टच हो जाएगा, हाय बाय हो गया, बात खत्म, समझ में आया कि ना। लेकिन यह जो है क्या होता है, इसमें अनगिनत होगा, जब चाहेगा जब, समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए यानी यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई का मान निकल सकता है, यहाँ भी एक्स वाई का मान निकल सकता है, यहाँ भी एक्स वाई, जहाँ रख देंगे वहीं पर एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई मान का इसका मतलब यह हुआ, ये तो संरेखीय और समपाती है, ठीक है। लेकिन एक और बात हुआ कि संगत होगा कि नहीं, ये तो साफ परफेक्टली संगत है, ये समहतिया नहीं होगा, संगत है। तो इसका हल कितना होगा, इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इसका जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित अपरिमित रूप से, ठीक है। यानी कि जब संगत होगा और संरेखी हो जाएगा तो अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा। यानी कितना हल होगा यह हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ में आया कि ना, समझ में आया। तो देखिए पहला कंडीशन था a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, और इसका क्या होगा, अब इसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। समझ में आया कि ना, अद्वितीय अद्वितीय हल होगा, समझ में आया। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी एक पे एक चलेगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन जो होगा वह होगा, जैसे इस पर हम समझा दे, इस पर यही होगा कि जैसे 2 बटा 3, चाहे मानते हैं यहाँ 6 बटा 3, ठीक है, 6 बटा 3 नहीं, 6 बटा 12, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तीनों का तीनों बराबर है, बराबर है, बराबर है गादा क्या 6 दूना 12 नहीं कटेगा ये। पी बटा क्यू का रूप नहीं पढ़ा है कि कोई भी संख्या जो होता है वह पी बटा क्यू के रूप में होगा, तभी तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में। तो यह पी बटा क्यू के रूप में है, अभी यह है पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन इसका रिलेशन सही है, इसका रिलेशन अभी सही है। रिलेशन कब सही होगा, जब इसके बीच का संबंध जो हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए कि नहीं, यानी महत्तम सम HCF कितना होना चाहिए, महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। तो पहले 1 था, 2 इसको काटा, 3 काटेगा कि नहीं काटेगा, 6 काटेगा कि नहीं, तो इसका महत्तम समावर्तक 1 था नहीं था, लेकिन अब इसका महत्तम समावर्तक 1 हो गया कि नहीं। तो 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि नहीं कि एक कटने वाला है या दूसरा जो है बराबर बराबर है, तो हम कहेंगे कि बराबर नहीं है, काट कर उसको पी बटा क्यू के रूप में एकदम परफेक्टली ले जाकर देखना है, समझ आया कि ना। अब जैसे यही मानते हैं, अगर यहीं पर अगर हम कह दें 10 बटा 20 और 1 बटा 2, हम कहेंगे कि बताइए यह जो है क्या है, बराबर है कि नहीं है, 10 गुना 20 कटेगा कि नहीं है। अब वही अगर हम कह दें यहाँ 5 बटा 2, तो यह बताइए क्या है, बराबर है, तो ये बराबर क्यों, क्योंकि कटेगा तो 1 बटा कितना आएगा 2, फिर भी बराबर नहीं हुआ, तो यह जो है क्या है, इसका अद्वितीय हल होगा। लेकिन अब समझ में आया कि ना, यानी तीनों का तीनों इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब यह संरेखी होगा, संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समझा। तो ये बहुत ज्यादा पूछता है कि संरेखी, संपाती और तीसरा जो होता है समांतर, क्या होगा, समांतर। और तीसरा समझिए, तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा जो कंडीशन होता है वह होता है a1 बटा
A2 बराबर B1 बटा B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 का। देखिए इसमें तीसरा कंडीशन बराबर नहीं होगा, दूसरा पहला दूसरा, समझ में आया कि ना। यानी पहला बराबर होगा लेकिन दूसरा बराबर नहीं होगा। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अगर जो है तीसरा कंडीशन अगर बराबर नहीं हुआ, मतलब यह कंडीशन अगर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के बीच का यह दोनों बराबर होगा लेकिन यह बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो होगा यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर। सम का अंतर समांतर क्या होगा, समांतर होगा। समझ में आया कि ना, समांतर होगा। और यह एक ऐसी है जो क्या हो जाएगा, असंगत, यानी संगतिया कभी भी नहीं होगा, यानी असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। समझ में आया कि ना, असंगत हो जाएगा। तो असंगत होगा तो इसका कोई हल होगा। यहाँ देखिए एक रेखा मानते हैं, इसको खींच दिए, दूसरा रेखा यहाँ से चला गया, एकदम परफेक्टली समांतर होते चला गया, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो क्या यह संपाती होगा, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी होगा। यह क्या होगा, हम लोग नहीं पढ़े हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, यदि दो रेखाएं उसके बीच का अंतर जो है क्या हो, समान हो, यानी दूरी समान हो। अगर कितना भी दूर तक बढ़ाते चले जाएं वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे तो उसे ही कहा जाता है समांतर। क्या कहा जाता है, समांतर। उसको कितना भी दूर ले जाया जाए लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं टच करे तो उसे कहा जाता है समांतर। तो यह कभी जब समांतर, जब यहाँ पर इस पर जो है एक्स वाई का मान निकालना संभव है, वो एक से निकल जाएगा, एक से कभी निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता है, एक से नहीं निकल। जब भी होगा तो दोनों से निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि तो यहाँ पर समांतर होगा, असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल का मतलब क्या हुआ, इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया कि ना, कि यदि किस कंडीशन में A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो उस स्थिति में असंगत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। तो देखिए पहला जो होता है, सबसे पहले दो चरों वाला रैखिक समीकरण जुम का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, चरों की संख्या दो हो और उसमें जो है उसका अधिकतम घात एक और समीकरण कितना, दो, उसे रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। कोई भी समीकरण जो होता है a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 बराबर 0, दूसरा जो होता है a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 के रूप का होता है, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट। समझ में आया। पहला कंडीशन क्या होता है, इसको जांच करने, कब इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, कब इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं और कब इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इस विधि को देखने के लिए उसे जो है मतलब बिना हम लोग प्रक्रिया लंबी प्रोसेस बनाए कैसे जांच कर सकते हैं कि उसमें एक्स वाई का मान जो है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसकी विधि जो है पहला है a1 बटा a2 b1 बटा b2। अगर यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं होगा, जैसे यह नहीं होगा बराबर, तो यह प्रतिच्छेदी हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं काटेगी और उसमें जो है क्या होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों का तीनों अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो संरेखी संपाती एके होता है, संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ में कि नहीं, एक्स और वाई का मान उसमें अनगिनत निकलेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 दो को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो समांतर होगा, असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। इसको जो है, ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। इसको छापिए, समीकरण के तरफ रुख करते हैं। चलिए तीनों पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपके सामने क्या आएगा, दूसरा कंडीशन आएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, दिख रहा है c2। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, तीन कंडीशन आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर a1 का मान देखिए, यह है क्या
A1 बराबर 5, B1 बराबर 3, C1 बराबर 10, ठीक है। A2 बराबर 2, B2 बराबर 6, C2 बराबर 3। समझ में आया? तुलना किया जाए तो तुलना सबसे पहले लिखेंगे क्या, 5/2, ठीक है। उसके बाद 3/6। पहला को देखिए पहले, 5/2 और 3/2, ये तो कटने वाला है, कितना होगा 5/2 बराबर 1/2। समझ में आया? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोई, जब पहला ही टर्म बराबर नहीं हुआ तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए यह जो है क्या है, इसका हल होगा कि नहीं होगा? हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी एक हल इसका निश्चित रूप से एक हल होगा। समझ में आया? यानी इसका मतलब इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, ठीक है। और इसका निश्चित रूप से ग्राफ जो होगा, ग्राफ इसका निश्चित रूप से ग्राफ कहीं ना कहीं क्या करेगा, काटेगा, और एक्स वाई का मान उसमें परफेक्टली एक जो है निकल जाएगा। समझ में आया? देखिए दूसरा जो है क्या स्थिति आएगा आपके सामने, x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, समझ में? अब बताइए डायरेक्ट तुलना किया जाए, हाँ 5/10 बराबर उसके बाद 2/4 इक्वल टू कितना होगा 8/5। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर जो है पहले देखा जाए, 5 दूना 2 दूना कटने वाला है नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं अगर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/5। कौन सा कंडीशन इसमें बराबर नहीं है? ये वाला जो बराबर नहीं, तो बताइए यह तो बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है। कौन सा टर्म होगा? समांतर होगा कि संपाती होगा कि संरेखी होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा ना हो। देखिए समांतर होगा और क्या होगा? असंगत होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं बनाएंगे। जब भी अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, उसको अगर तुलना करके देख लिया जाएगा कि इसका जो है असंगत है, समांतर है, तो इसका ग्राफ कभी भी हम लोग नहीं बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाना नहीं, क्योंकि वह जो है उसका अस्तित्व नहीं है, उसमें एक्स वाई का मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, तीसरा टर्म क्या है? तीसरा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर हो सकता है 8। चलिए ऐसे लिख देते हैं, वैसे लिख रहे हैं 8x ना प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लिख देंगे कितना, 16x प्लस 8y प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, चलिए बताइए 8/16, उसके बाद क्या होगा इक्वल टू 4/8, उसके बाद 10/20। ठीक है, अब बताइए 8 दूना 4 दूना 10 दूना 20, 1/2 1/2 1/2, तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? क्या होगा? संपाती। क्या होगा? संपाती। संपाती होगा और संरेखी भी होगा, और इसका जो है क्या होगा? संगत होगा कि नहीं? संगत भी होगा और परिमित रूप से इसका
अनेक होगा। तीनों का कंडीशन समझ में आया, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम जो है कल आप लोगों को करा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंटेंट को आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इतना कल पूरा याद होना चाहिए। कल के क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यदि अगर पढ़ाई समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जो है वीडियो को जो है क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।